everyone and welcome to Wings Ekudan. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, this is our lecture number 2 और ये हमारा continuation lecture है क्योंकि हम MCQs कर रहे हैं. फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिछली वाली क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ MCQs डिस्कस किए थे. आज की क्लास में हम लोग जो MCQs डिस्कस कर रहे हैं they are NCERT based MCQs. ठीक है. So as we all know that how important are NCERT for any एग्जाम प्रिपरेशन, इसलिए आज हम उन चीज़ों को कवर करने वाले हैं. फाइन. एक तो गाइस सबसे पहले याद रखना, जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, स्पेशली जो भी मैं क्वेश्चन ट्राई करती हूँ अपने आप से पूरा 100% देने की, कि जो भी क्वेश्चन लेके आओ ना वो किसी ना किसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. राइट. सो हर एक क्वेश्चन के साथ यू आर एडिंग न्यू कंसेप्ट्स टू योर नॉलेज ऑल्सो. फाइन. तो चलो देखते हैं जी आज का वाला क्या है. पहला क्वेश्चन है, मेनी डेजर्ट प्लांट्स शो स्पेशल फोटोसिंथेसिस पाथवे कॉल्ड C3, C4, CAM और नन ऑफ दीज. तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस पाथवे आपका C3 भी होता है, C4 भी होता है और CAM भी होता है. जो आपके डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जिनको हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, जो बेसिकली अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं इन एरिड कंडीशंस या फिर ड्रॉट कंडीशंस, उनको बोला जाता है ज़ीरोफाइट्स. और वो किस तरीके का अपना मैकेनिज्म दिखाते हैं, वो दिखाते हैं CAM, विच स्टैंड्स फॉर क्रिसूलियन एसिड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, या फिर मैकेनिज्म. ठीक है. अब ये बेसिकली होता क्या है? ठीक है, तो क्रिसूलियन एसिड मेटाबॉलिज्म या मैकेनिज्म. फाइन. चलो अब इसको समझते हैं ये बेसिकली है क्या. अब देखो होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम. देखो, डे टाइम पे प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. राइट. फोटोसिंथेसिस क्यों होती है? बिकॉज डे टाइम पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं प्लांट्स. राइट. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होता है और ऑक्सीजन का आउटफ्लो होता है. राइट. अब नाइट टाइम में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होता है. राइट. सो रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन का इनटेक होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटफ्लो होगा. इसलिए आपने सुना होगा ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोते. ठीक है, वो कहते हैं भूत प्रेत. ऐसा तो नहीं है, बट इट इज कि क्योंकि उस टाइम पे द एयर इज नॉट फ्रेश ऑल्सो, बट द एयर इज, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है. राइट. इसी के साथ पार्क्स में नहीं बैठना चाहिए. राइट. इसीलिए बोलते हैं क्योंकि नाइट टाइम में सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा होता है, विच इज रेस्पिरेशन. ठीक है. अब देखो, जब भी डे टाइम में जो स्टोमेटोसेल्स होते हैं, राइट, स्टोमेटोसेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करना है, तो ये स्टोमेटोसेल्स की क्या होती है जी? ओपनिंग होती है. राइट. अब देखो, जब भी ये स्टोमेटोसेल्स खुलेंगे तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक नहीं होगा, बट इसके साथ आउटफ्लो भी होगा वाटर का. तभी तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली ट्रांसपायरेशन करते हैं. राइट. क्योंकि वाटर का जो है कॉन्टिन्यूसली लॉस भी होता है विद एवरी स्टोमेटोसेल ओपनिंग. राइट. अब देखो, ये होता है हमारा नॉर्मल एरियाज में. राइट. लेकिन अगर हम इसको समझते हैं डेजर्ट्स में या फिर एरिड कंडीशंस में या फिर ड्रॉट कंडीशंस में, जहां पे वाटर की ऑलरेडी स्कार्सिटी है. राइट. तो अगर हर बारी स्टोमेटोसेल्स खुलेंगे और हर बारी वाटर का लॉस होगा, तो ये चीज तो खराब हो जाएगी. दिस इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ज़ीरोफाइट्स. राइट. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो आपके ज़ीरोफाइट्स होते हैं वो दिन के टाइम पे अपनी स्टोमेटोसेल्स की ओपनिंग नहीं करते हैं. राइट. सो जब डे टाइम में जो आपके ज़ीरोफाइट्स होते हैं वो स्टोमेटोसेल्स की ओपनिंग नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? इन ऑर्डर टू मिनिमाइज वाटर लॉस. इन ऑर्डर टू मिनिमाइज वाटर लॉस. राइट. और ये जो वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए और डे टाइम में ये क्या करते हैं? ये डे टाइम में जो आपका सोलर रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं. राइट. इसको बोलते हैं क्रिसूलियन एसिड
मैकेनिज्म। फाइन। और अगर हम बात करें कार्बन फिक्सेशन की, तो ये कब करेंगे कार्बन फिक्सेशन? डे टाइम में नहीं करते हैं, ये नाइट टाइम में करते हैं। इसको बोलते हैं एक स्पेशल फोटोसिंथेसिस पाथवे विच इज क्रिसूलियन एसिड मैकेनिज्म। ठीक है, सो पॉइंट्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज नंबर 1 कि कैम है क्या? कैम बेसिकली है क्रिसूलियन एसिड मैकेनिज्म। नंबर 2, ये कौन करते हैं? ये आपके मोस्टली डेजर्ट प्लांट्स करते हैं, या फिर जो आपके जीरोफाइट्स होते हैं वो इस तरीके की मैकेनिज्म को उसमें अडेप्टिव होते हैं। ठीक है, फाइन, इस चीज को याद रखना। और चौथी चीज जो आपको याद रखनी वो ये है कि ऐसा क्यों होता है? ये होता है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज वाटर लॉस। फाइन, इस चीज को जो है आप याद रखिएगा। फाइन, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में हमको आज डिस्कस करना था। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक और चीज आपने सुना होगा शायद, जो पीपल ट्री होता है वो कहते हैं ना वो रात के टाइम पर भी ऑक्सीजन देता है, राइट? बिकॉज पीपल जो होता है वो भी कैम करता है क्रिस्टोलियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसीलिए वो नाइट टाइम में भी ऑक्सीजन देता है। हाउएवर ये ऑक्सीजन बहुत हाई क्वांटिटी का नहीं होता है, बहुत लेस क्वांटिटी का होता है, लेकिन रात के टाइम पर भी ये जो है एक्सेल करता है आपका ऑक्सीजन, बिकॉज इट फॉलोज कैम। ठीक है, सो ये मैंने आपको एग्जाम्पल, बाकी तो आपके जीरोफाइट्स के एग्जाम्पल तो रहेंगे, एक पीपल का भी याद रखना अगर पूछा जाए कि व्हाई डज पीपल ट्री गिव आउट ऑक्सीजन एट नाइट। ठीक है, हाउएवर ये नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस इज कॉल्ड बर्गमैन्स रूल, एलन्स रूल, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन। ठीक है, देखो द आंसर इज एलन्स रूल। अब इसमें दो चीजें होती है आपकी, एक है आपका बर्गमैन्स रूल, आपको हम बात करेंगे, और बात करेंगे एलन्स रूल की। जब कभी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस को अगर हम बात कर रहे हैं तो हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में एक सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में अडेप्ट कर चुके होते हैं अपने आप को, राइट? और इसी के ऊपर दो रूल्स के बारे में हम बात करेंगे, वो है बर्गमैन और दूसरा है एलन। ठीक है, जब कभी भी हम ऑर्गेनिजम्स की शेप ऑफ बॉडी की बात करें, शेप ऑफ बॉडी की बात करें, उनके बॉडी प्रोपोर्शंस की बात करें, तो हम बात करते हैं एलन्स रूल की। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पे जो जानवर होते हैं उनके कान हो गए, उनके हाथ पांव हो गए, वो छोटे छोटे होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जितना ज्यादा बड़ी बॉडी होगा उतना मैक्सिमम हीट लॉस होगा, और कोल्ड एरियाज में हमको हीट लॉस को मिनिमाइज करना है, इसलिए उनके शरीर जो हैं वो बहुत लंबे लंबे नहीं होते। अगर आपने कभी देखा है पोलर बियर, पोलर बियर ह्यूज होता है, वॉल्यूम में बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर आप उसके हाथ देखोगे, कान देखोगे, नाक देखोगे, वो शॉर्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? हीट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, सो जब कभी भी हम शेप ऑफ द बॉडी की बात कर रहे हैं, हम एलन्स रूल की बात कर रहे हैं। इधर ही हमने एक और चीज के बारे में बात किया पोलर बियर की, कि पोलर बियर ह्यूज होता है, वॉल्यूम में बहुत बड़ा होता है, और जो चीज वॉल्यूम में बड़ी होती है वो हीट लॉस को रिड्यूस करती है, मतलब फैट, राइट? सो जब कभी भी जिस बॉडी का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, ह्यूज होती है, उसकी हीट लॉस इजीली नहीं होती है, उसको बोलते हैं बर्गमैन्स रूल। सो अगर यहां पे बोला जाता इन कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली दे हैव ह्यूज वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम टू मिनिमाइज हीट लॉस, तो वो कौन सा रूल हो जाता है? वो बर्गमैन्स रूल हो जाता। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ईयर और लिम्स के बारे में, विच इज शेप ऑफ द बॉडी या बॉडी प्रोपोर्शंस, तो आंसर आएगा एलन्स रूल। ठीक है, सो इन दो चीजों को याद रखना, बर्गमैन्स रूल एंड एलन्स रूल, राइट? अब इसी को हम थोड़ा उल्टा करके देख लेते हैं। ये तो हमने कोल्डर क्लाइमेट की बात की, अगर हम यही वार्मर की बात करें तो एलन्स रूल के अकॉर्डिंग अगर ठंडे में शॉर्टर है तो वार्मर में बड़े होंगे। ठीक है, राइट? सो जो वार्मर एरियाज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव larger ear and longer limbs, right? In order to
मैक्सिमाइज हीट लॉस, ताकि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में रह सके। ठीक है, ये होता है आपका एलेंस रूल एंड बर्गमैन्स रूल। फाइन, चलो थर्ड क्वेश्चन। द इंटरैक्शन वेयर वन स्पीशी इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, मतलब वन इज बेनिफिटेड एंड नीदर बेनिफिटेड और हार्म मतलब जीरो। तो ये कौन सा वाला बायोटिक इंटरैक्शन होता है बताओ मुझे? इट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल कमेंसलिज्म हो गया जिसमें एक को फायदा और दूसरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, जैसे कोई काऊ होती है या कोई बफेलो होता है, उसके शरीर के ऊपर एक बर्ड बैठी होती है जो बार बार उसके कैटल के पीठ के ऊपर से कुछ ना कुछ खा रही होती है, जो आपके क्या कहते हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो आपके कैटल की बॉडी पे उसको खा रही होती है। अब ये जो बर्ड ऊपर बैठा हुआ है उसको तो फायदा हो रहा है क्योंकि उसका तो पेट पल रहा है, लेकिन उस चीज से कैटल को ना ही कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान है। इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्रोकोडाइल होता है ना, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जब मुंह खोलता है, आप इसकी फोटो देख लेना, जब अपना मुंह खोलता है ना तो उसके मुंह के बीच में एक बर्ड आके बैठ जाती है, राइट। जो बर्ड क्या करती है, इस क्रोकोडाइल के जो मुंह में फ्लैश छुपा होता है ना उसको खाती है, राइट। सो ये क्या, ये भी आपका कमेंसलिज्म है। ठीक है, हाउएवर इसको आप, अगर आपको ऑप्शंस में, इसको एज अ म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरीके से क्रोकोडाइल का भी फायदा है, उसको क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। लेकिन अगर हम देखें तो जब कभी भी एक को फायदा और दूसरे को उस चीज से कोई फायदा नुकसान ना हो, उसको हम कमेंसलिज्म बोलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल काओ डंग। काओ का डंग है, उसके ऊपर कितनी फ्लाइज आती हैं, बीटल्स आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये काऊ डंग उनका फूड और फॉडर का काम करता है, लेकिन काऊ के लिए उसका डंग तो किसी काम का नहीं है। सो दिस इज कमेंसलिज्म। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 4, बायोटिक इंटरैक्शन वेयर बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड प्लस प्लस, तो दैट इज म्यूचुअलिज्म, प्रिडेशन, कॉम्पिटिशन, नन ऑफ द अबव। तो द आंसर इज म्यूचुअलिज्म, राइट। सो जब कभी भी यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स, जब ऐसा हो कि दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, अब म्यूचुअलिज्म एक चीज होती है और एक होता है सिम्बायोटिक रिलेशन, राइट। दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, हाउएवर दे हैव अ स्लाइट डिफरेंस। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ फिजिकली हमेशा प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों स्पीशीज एक दूसरे के साथ फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। तभी हम बोलते हैं कि जो कॉरल्स होते हैं, कॉरल जो रीव्स होती हैं, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होती हैं किसके साथ? कॉरल पॉलिप्स और साथ में ज़ूज़ैंथले के साथ। अगर दोनों में से एक भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाए तो ये खत्म हो सकती है, कॉरल्स कैन डाई। ठीक है, सो इसको याद रखना, इट इज म्यूचुअलिज्म। फाइन, चलो नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 5, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय हु? कार्ल लिनास्कस, एल्बर्ट आइंस्टाइन, गॉस और क्यूरी। तो याद रखना, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बेसिकली होता क्या है? ये बोलता है दैट टू स्पीशीज कंपीटिंग for same resources cannot exist, right? exist क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उन दोनों में कंपटीशन हो जाएगा, और जब कभी भी कंपटीशन होता है दोनों ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होता है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो वन, द सर्वाइवल, जो फिट होगा दैट विल सर्वाइव, द अदर विल go, right? This is competitive exclusive principle which was put forward by Gauss. ठीक है, सो गॉस ने जो है इसको पुट फॉरवर्ड किया था, GF गॉस। याद रखिएगा, डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पैरासाइट्स दैट फीड ऑन इंटरनल सरफेस ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट? एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, प्रिडेशन या म्यूचुअलिज्म? तो देखो पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासिटिज्म होता है जब एक पैरासाइट एंटर करता है किसी की बॉडी में, राइट? जिसकी बॉडी में एंटर करता है उसको नुकसान, लेकिन जो एंटर किया है उसको फायदा, क्योंकि वो इसकी बॉडी के रिसोर्सेज को यूज करेगा, राइट? सो एक को नुकसान, दूसरे को फायदा होता है, राइट? जिसकी बॉडी में पैरासाइट एंटर करता है वो बन जाता है होस्ट बॉडी। जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम उसके होस्ट बन जाते हैं, सिमिलरली पैरासाइट ने इसकी बॉडी में अगर एंट्री किया है सो दिस विल बिकम द होस्ट, राइट? अब पैरासिटिज्म जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एक होता है एंडो और एक होता है एक्टो, ठीक है? एंडो से याद रखना इन, ठीक है? एक्स से याद रखना एग्जिट, ठीक है? सो एंडोपैरासिटिज्म होता है जब पैरासाइट इनसाइड द बॉडी होता है, और एक्टो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है? इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इनसाइड द बॉडी, आपने कभी सुना है पेट में कीड़े हो जाते हैं, टेपवर्म्स इन ह्यूमन बॉडी, राइट? तो ऐसा बोलते हैं ना मम्मा पापा की जब पेट में कीड़े हो जाए तो बहुत भूख लगती है। वो क्यों भूख लगती है? कि जो ये टेपवर्म्स होते हैं वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, राइट? सो टेपवर्म्स आर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, देयरफॉर इट इज एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासिटिज्म। वेयर एज अगर आप कभी देखो जुएं, फ्लाई, फ्ली, ठीक है, टिक्स, ये क्या होती है? ये शरीर के ऊपर होती हैं। जुएं पेट के अंदर थोड़ी होती है, वो बालों में होती है, वो आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी होती है, उसको बोलते हैं एक्टो, आउटसाइड, ठीक है? सो इंटरनल सरफेस पूछा है, ठीक है? इंटरनल सरफेस तो नहीं होगा, इंटरनल फीड इनसाइड होगा, इनसाइड द होस्ट बॉडी, ठीक है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट गलत हो गया है तो याद रखना, फीड इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या हो जाएगा? इनसाइड है तो इन से ये वाला इन याद रखना है, दैट इज एंडोपैरासिटिज्म, ठीक है जी? चलो नेक्स्ट अप, द पैरासाइट बर्ड lays its eggs in the nest of its host and let the host incubate them is referred to एंडोपैरासिटिज्म, एक्टोपैरासिटिज्म, ब्रॉड पैरासिटिज्म या नन ऑफ द अबव? अच्छा, आपने कभी सुना है कुकू एंड क्रो की कहानी, राइट? अब होता क्या है, एक बर्ड, देखो बर्ड्स क्या करती है? नेस्ट बनाती है और नेस्ट में अपने एग्स ले करती हैं, राइट? अब क्या होता है ना, देखने में इन दोनों के एग्स ना आइडेंटिकल होते हैं, तो एक बर्ड दूसरे बर्ड के नेस्ट में जाकर अपने एग्स दे देती है और दूसरी बर्ड इस वाले के एग्स को पालती रहती है, राइट? इस टाइप की पैरासिटिज्म को ब्रॉड पैरासिटिज्म कहते हैं, ठीक है? जिसमें एक है पैरासाइट क्योंकि ये इसके ऊपर फीड करवा रहा है, और एक बन जाता है आपका होस्ट। दिस इज नोन एज ब्रॉड पैरासिटिज्म। तो आपको पेपर में या तो ऐसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्टली ये एनसीईआरटी का ही वर्ड उठाया है, लाइन उठाई है, या तो आपको पूछ सकते हैं कुकू एंड क्रो स्टोरी इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉड पैरासिटिज्म, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीशी इन्वेड अ बेयर एरिया या फिर बैरन एरिया, तो वो कौन सी होती है? क्लाइमैक्स होती है, पाइनियर होती है, सेरी होती है या टेरेस्ट्रियल स्पीशी होती है, राइट? ये बेसिकली एग्जाम्पल है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन का, ठीक है? अब इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली होता क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशी ओवर टाइम, ठीक है? ओवर टाइम या पीरियड ऑफ टाइम,
उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, अब ये जो सक्सेशन होता है ना, ये आपका होता है जी स्टेजेस में। ठीक है, स्टेजेस क्या होते हैं, पहले आती है आपकी, मतलब स्टेजेस भी नहीं, स्टेजेस ऑफ स्पीशीज। ठीक है, दैट इज सबसे पहले आती है पाइनियर, फिर आती है इंटरमीडिएट, फिर एंड में आती है जी क्लाइमैक्स स्पीशी। ठीक है, फिर आती है एंड में आपकी क्लाइमैक्स स्पीशी। ठीक है, अब जरा समझते हैं ये होता क्या है, राइट। अब देखो, पाइनियर स्पीशी होती है जब कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं मतलब लैंड बैरन थी, ओनली रॉक्स, नो सॉयल। ठीक है, तब सॉइल भी सिर्फ रॉक्स थे। उस टाइम पर जो स्पीशीज या जो ऑर्गेनिजम्स वर द फर्स्ट टू अपेयर, उसको बोलते हैं जी पाइनियर स्पीशी। पाइनियर की दो एग्जाम्पल्स याद रखना, एक है लाइकन और दूसरा है मॉसेस। ये कभी मत भूलना, ठीक है, डायरेक्टली पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, दीज आर द टू पाइनियर। देखो पाइनियर क्या होता है, द फर्स्ट टू डू समथिंग। तो सिमिलरली जब आपका सॉइल भी नहीं थी, जब सिर्फ आपके बैरन लैंड था, रॉक्स थी, क्योंकि रॉक्स के ही तो डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग की वजह से ही आपके सॉइल बनता है, राइट। तो सॉइल भी नहीं बनी थी, बैरन रॉक्स थे आपके, बैरन लैंड थी, उस टाइम पे जो स्पीशी अपेयर किया है दैट इज योर पाइनियर स्पीशी। एग्जाम्पल्स आर लाइकन्स एंड मॉसेस, राइट। अब देखो लाइकन्स एंड मॉसेस जब मरेंगे, राइट, जब ये डेड होंगे, डिके करेंगे, उसके बाद दे आर गोइंग टू ऐड न्यूट्रिएंट्स टू व्हाट, रॉक्स भी टूटेंगे, वेदरिंग होगा, रॉक्स टूटेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलेगी, न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे लैंड पर, तो आहिस्ता आहिस्ता सॉइल की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। अब एक और चीज याद रखना, ये जो मैं समझा रही हूं ना इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये कोई 1-2 साल का प्रोसेस नहीं, इट टेक्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, सो ये जो न्यूट्रिएंट्स जो है, इनके डेथ के बाद जो न्यूट्रिएंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आपके ग्रासेस उगने शुरू हो जाएंगे, फिर आपके स्टंटेड ट्रीज बनने शुरू हो जाएंगे, श्रब्स लगने शुरू हो जाएंगे, वो बन जाएगी इंटरमीडिएट। ठीक है, और फिर एक पॉइंट आ जाएगा जब पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम होगा वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, और फिर अपेयर हो जाती है आपकी क्लाइमैक्स स्पीशी। ठीक है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन को। इसके ऊपर मैं 3 से 4 क्वेश्चंस लेके आऊंगी, तब आपको क्योंकि इसमें हम टाइप्स भी पढ़ेंगे ना, प्राइमरी सक्सेशन होता है, सेकेंडरी होता है, बट ये बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए था। ठीक है जी, इसी के साथ अगर मैं लाइकन्स की बात करूं तो आप याद रखिएगा, जो आपके लाइकन्स हैं, अभी हाल ही में इंडिया का, हाल ही में तो नहीं, अब 1.5-2 साल हो गए, इंडिया का पहला लाइकन पार्क बना है। ठीक है, तो याद रखना कहां बना है, दैट इज मुनि सियारी, विच इज इन पिथौरागढ़। ठीक है, मुनिसियारी याद रखो एक जगह, दूसरी चीज याद रखो भाई, स्टेट कौन सी है, उत्तराखंड है। ये इंडिया का पहला लाइकन पार्क बना है, राइट। थोड़ी और अगर मैं आपको बात करूं ना लाइकन्स की, तो याद रखना लाइकन्स जो होते हैं ना, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। देखो सिम्बायोटिक मैंने क्यों बोला, सिम्बायोटिक मैंने इसीलिए बोला क्योंकि दोनों का एक दूसरे के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, राइट। तो ये लाइकन्स किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, फंजाई और एल्गी के साथ, याद रखिएगा। ठीक है, एक और चीज, जो लाइकन्स होते हैं ना, वो आपके इंडिकेटर स्पीशी भी है। इंडिकेटर स्पीशीज क्या होते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपके इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी चेंज आए, राइट, सो दे इंडिकेट दैट। ठीक है, उनको बोलते हैं इंडिकेटर स्पीशीज, मतलब दे बेसिकली डिपिक्ट द हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम, अच्छी है, बुरी है, कैसी है। जैसे हमने किया था ना आपका पहले क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स के लिए हमने किया था प्रैक्टिस सेट्स में, वैसे ही जो लाइकन्स होते हैं वो इंडिकेटर स्पीशी होते हैं। अगर इंडिकेटर है तो भाई किस चीज के इंडिकेटर है, तो याद रखना दे आर इंडिकेटर्स ऑफ एसिड रेन।
अगर एसिड रेन हो, रेन में हल्का सा भी एसिड हो, एसिडिक रेन हो रही हो, दे टेंड टू डाई। ठीक है, और साथ में ये एयर पॉल्यूशन के भी इंडिकेटर्स होते हैं। सो दे आर इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड एसिड रेन, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलो आगे। अच्छा, इसको तो करें पहले। सो द स्पीशी इन्वेडेड द बेयर एरिया इज नोन एज पाइनियर स्पीशी। ठीक है, और क्लाइमैक्स क्या होता है, वो तो फुल फ्लेश्ड इकोसिस्टम में अपेयर होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 9। द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक इज फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, बेंथोस और फिशेस। तो हमने इसका एक ना फूड चेन बना लेते हैं, क्योंकि हम ट्रॉफिक लेवल की बात करें। सो लेट्स मेक अ फूड चेन, राइट? स्टार्टिंग विथ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ कोर्स। Why? Because phytoplanktons are microscopic plants, right? इन प्लांट्स के ऊपर फीड करेंगे जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करेंगी फिशेस, और फिशेस के ऊपर फर्दर फीड करेंगी बिग फिशेस, राइट? सो सेकंड कौन है जी ट्रॉफिक लेवल में? जू प्लैंक्टन है। और अगर फर्स्ट पूछा होता इट वुड हैव बीन फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following has the largest population in a food chain? Are they the producers, secondary consumers, primary consumers or the decomposers? तो याद रखना किसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती है, तो वो होती है डीकम्पोजर्स की, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डीकम्पोज करते हैं डेड एंड डीके, उनको डीकम्पोज करते हैं, राइट? सो इनकी पॉपुलेशन इज मैक्सिमम। ठीक है, राइट? अगर यहां पे डीकंपोजर नहीं दिया होता, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आपको टर्शरी कंज्यूमर दिया होता, क्योंकि डीकंपोजर तो हमने क्या था कि डेट्रीवोरस भी होते हैं, फिर डेट्रीटस फूड चेन भी होते हैं। अगर हम इसको एक्सक्लूड करके यहां पे टर्शरी कंज्यूमर लगा दें, तो फिर किसका होता बताओ? प्रोड्यूसर होते, सेकेंडरी कंज्यूमर होते, प्राइमरी कंज्यूमर होते, या टर्शरी कंज्यूमर होते? तो फिर लार्जेस्ट पॉपुलेशन प्रोड्यूसर का होता। क्यों होता? क्योंकि प्रोड्यूसर के ऊपर अगर सेकेंडरी प्रोड्यूस कंज्यूमर फीड प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर, राइट? सो अगर प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर के ऊपर फीड कर रहा है, तो हाउ कैन प्राइमरी कंज्यूमर बी मोर देन प्रोड्यूसर? वो तो कम ही रहेगा, राइट? तो अगर ये आपका फूड चेन होता तो प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा आता, लेकिन इसमें डीकंपोजर दिया गया है, तो याद रखना डीकंपोजर की लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती है, क्योंकि डेड एंड डीके यही करते हैं, डीकंपोज ऑफ डेड एंड डीके यही करते हैं। सो जितने भी हैं उनका डीकंपोजिशन डीकंपोजर्स करेंगे, देयरफॉर दे आर मैक्सिमम इन पॉपुलेशन। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू गाइस टुमारो। बाय।